welcome student. Welcome to INSA coaching classes. Myself Vaishali Avinashi, I am your biology teacher. आज से हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बायोलॉजी डिस्कस करेंगे. आपने 10th तक जो भी पढ़ा है, वो जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उसमें फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, मैथमेटिक्स रहे या फिर कोई भी सब्जेक्ट रहे, उसको आपने कंबाइन डिस्कस किया. ओके, नाउ जब आप 11th में जाते हो या फिर 12th में स्टडी करते हो तो यहाँ से जो आपका स्टडी का पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा. ओके, तो वहां पे जो कंसेप्ट आपने डिस्कस किए थे वो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होते, लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करना है या फिर सेपरेट में डिस्कस करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, हर एक चीज को बहुत ज्यादा डीपली डिस्कस करना होता है. ओके, तो इस जब बिफोर गोइंग टू चैप्टर्स वी हैव टू डिस्कस सम बेसिक कंसेप्ट. अगर हम चैप्टर में जाने से पहले उस रिक्वायरमेंट को पूरी करेंगे जो हमें चाहिए चैप्टर्स को समझने के लिए. ओके, या फिर 11th के चैप्टर्स हो या फिर 12th के चैप्टर्स हो, तो हमें उस चीज के लिए क्या चाहिए कि पहले हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. तो आज से हम पहले स्टार्ट करेंगे हमारे बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बायोलॉजी. नाउ आप सब लोगों को पता है कि बायोलॉजी का मतलब क्या है. इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ. स्टडी ऑफ लाइफ, जहां पे या फिर जिस सब्जेक्ट में लाइफ की स्टडी की जाती है, दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ बायोलॉजी. उस सब्जेक्ट को हम बायोलॉजी बोलते हैं. ओके, अगर हम लाइफ के बारे में बात करें तो लाइफ का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट. अगर हम लाइफ के बारे में बात करते हैं तो लाइफ में आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, और बायोलॉजी में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फॉर एग्जाम्पल लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या ले सकते हैं, प्लांट्स है, ओके, एनिमल्स है, देन माइक्रोब्स है. ओके, ऑल आर बिलोंगिंग टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है. जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अदर जो एनवायरमेंट है, जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, उस सराउंडिंग में जो अदर एलिमेंट्स है, जो फिजिकल फैक्टर है, उस फिजिकल फैक्टर का भी अफेक्ट इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होता है. मतलब फिजिकल फैक्टर कौन से आएंगे, फिजिकल फैक्टर विच अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, CO2 है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, या फिर मेनी मोर्स. ओके, जो सराउंडिंग में जो भी एलिमेंट्स फिजिकल फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं, इन सारी फिजिकल फैक्टर्स का प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स पे अफेक्ट होता है. ये कैसे होता है? ओके, तो अब सोचो कि जब हम किसी सीजन के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम समर के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता है कि समर में बहुत ज्यादा लाइट होती है, ब्राइटनिंग ज्यादा होती है, देन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है. तो ये जो प्लांट्स है, इन प्लांट्स के लीव्स बहुत ज्यादा फॉल ऑफ हो जाते हैं इस सीजन में. क्यों? क्योंकि ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा होता है. अब हम ट्रांसपिरेशन किसे बोलेंगे, आप 10th तक या फिर 9th में आपने ये सब चीजें पढ़ी कि ट्रांसपिरेशन किसे बोल रहे हैं, कि जहां पे ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर. ओके, जहां से प्लांट्स अपने बॉडी में से वाटर लॉस करता है एरियल पोर्शन में से. ओके, मोस्टली एरियल पोर्शन कौन सा है, लीव्स. लीव्स से जब वाटर लॉस होता है, एक्सेस वाटर लॉस होता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलेंगे. तो आपको पता है कि समर सीजन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो अंदर प्लांट्स के अंदर जो पानी रहता है वो लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो वो ड्राई हो जाते हैं उस सीजन में. लेकिन वही अगर आप रेनी सीजन की या फिर ऑटम की बात करो तो वहां पे बहुत ज्यादा ग्रीनिश लीव्स आपको नजर आते हैं. क्यों? क्योंकि मॉडरेट अमाउंट में लाइट होता है, मॉडरेट अमाउंट में टेम्परेचर होता है, और मॉडरेट अमाउंट में ही वहां पे वाटर अवेलेबल रहता है. मतलब क्या कि पर्टिकुलर एनवायरमेंट को प्रेजेंट रहता है उस सीजन में कि प्लांट्स की ग्रोथ हो सके. ओके, विंटर कंसिडर कर लो. विंटर के टाइम में टेम्परेचर का रेट लोअर डाउन हो रहा है, जो लाइट है वो भी लोअर डाउन रहती है, राइट. वाटर का कंटेंट भी मॉडरेट अमाउंट में रहता है. तो उस टाइम जो भी प्लांट्स की ग्रोथ है विंटर सीजन में लोअर हो जाएगी. प्लांट्स बहुत ज्यादा बढ़ते नहीं है, ग्रोथ होती नहीं है. कब? विंटर सीजन में. क्यों? बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो लोअर होता है, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा लो होती है. तो उस सिचुएशन में
प्लांट्स की ग्रोथ होती नहीं है। मतलब क्या किया, इस टेम्परेचर ने प्लांट के ग्रोथ पे, प्लांट के फूड प्रिपेयर जैसे फोटोसिंथेसिस रहे या फिर रेस्पिरेशन रहे, इन सारी प्रोसेस पे उन्होंने क्या किया, अफेक्ट। अब एनिमल कंसिडर कर लो, ह्यूमन बीइंग कंसिडर कर लो। अगर हम समर सीजन में हैं तो ऑब्वियसली हम समर सीजन में क्या करेंगे, बहुत ज्यादा धूप होती है तो हम बाहर निकलते नहीं है, या फिर अगर निकलना है तो हम हमारा प्रोटेक्शन लेके निकलते हैं, जैसे सनकोट हो गया, या फिर कुछ लोग अम्ब्रेला भी यूज करते हैं, या फिर कुछ लोग जो भी चीजें समर से या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर से बचने के लिए यूज की जा सकती है सब हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं होता। ओके, तो इस चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर को हम पे इफेक्ट नहीं, टेम्परेचर का हम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होने के लिए हम हमारे कुछ रीजन से या फिर कुछ चीजों से उस इफेक्ट को कम कर रहे हैं। अगेन एक एग्जांपल ले लो कि विंटर सीजन में बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को हमको मेंटेन करना रहता है, तो हम उस टाइम स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल लेते हैं। मतलब क्या कि बॉडी को हीटन अप करने का काम करते, बॉडी को गर्म करने का काम करते। क्यों? क्योंकि हमें वो जो विंटर सीजन की जो टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर में हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो हमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है। तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ गर्म चीजों का यूज करेंगे। मतलब क्या कि इन चीजों ने, इन फिजिकल फैक्टर्स ने एनिमल्स पे भी अफेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोब्स ले लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने बहुत बार देखी है, जैसे आपकी मम्मी घर पे डिश बनाती है, इडली रहे, ढोकला रहे, या फिर जो भी डिश प्रिपेयर करेगी, ओके, उस बैटर को आपकी मम्मा रात भर छोड़ देती है फूलने के लिए। फूलना मतलब क्या, फर्मेंटेशन के लिए। अगर आप कोई डिश खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इडली खा रहे हो तो पफी रहती है, पफी मतलब स्पंज रहती है, उसमें फर्मेंटेशन हुआ रहता है। ओके, तो ये जो चीज है ये कब होती है, जब टेम्परेचर क्या होगा, लोअर डाउन होगा। अगर टेम्परेचर लोअर डाउन है तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी नहीं। कंसिडर करो कि अगर खाना समर सीजन में आपकी मम्मा फ्रिज में नहीं रखेगी, क्यों? समर सीजन में आपकी मम्मा फ्रिज में खाना रखेगी, क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल जो एक्टिविटी है, माइक्रोब्स की जो एक्टिविटी है, वो कब रहती है, समर में बहुत ज्यादा रहती है। तो खाना बिगड़ने का चांसेस ज्यादा रहते हैं समर सीजन में, तो वो क्या करेगी, खाने को फ्रिज में रखेगी ताकि उसका टेम्परेचर लोअर डाउन रहे। लेकिन विंटर सीजन में खाना फ्रिज में नहीं रखती है, क्यों? क्योंकि माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स है, वो उस टाइम बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं रहते हैं, तो उस टाइम खाना खराब नहीं होगा। लेकिन आप समर में थोड़ी टाइम के लिए भी खाना बाहर रख दो तो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी ज्यादा अगर टेम्परेचर रहे तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं माइक्रोब्स। आप मिल्क का ले लो, अगर आप मिल्क बाहर से मिल्क ला रहे हो घर में, अगर उसको आपने गर्म नहीं किया तो क्या होगा, वो फट जाएगा। फट जाएगा मतलब खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे माइक्रोबियल एक्टिविटी, बैक्टीरिया उस मिल्क में प्रेजेंट रहते हैं। अब उस बैक्टीरिया को अगर आपको किल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा। अब जब आप मिल्क गर्म करोगे तो उसके बाद वो फटेगा नहीं, लेकिन अगर आप बिना गर्म करे मिल्क ऐसे ही घर में रख दोगे तो वो कुछ घंटों बाद फट जाएगा। इसका मतलब क्या कि अगर आप उसको हीटन अप करते हो तो माइक्रोब्स को क्या करते हो, डिस्ट्रॉय करते हो। मतलब ये सारे फिजिकल फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट कर रहे हैं। और बायोलॉजी में पर्टिकुलरली हमें क्या स्टडी करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल फैक्टर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन फिजिकल फैक्टर्स का या फिर अबायोटिक फैक्टर का बायोटिक फैक्टर के साथ में कॉम्बिनेशन या फिर उनका इंटरैक्शन, पर्टिकुलरली बायोलॉजी का मतलब हम ऐसे कंसिडर। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल हमने ये देख लिया कि बायोलॉजी में हमको इन दोनों का इंटरैक्शन स्टडी करना है। ओके, इंटरैक्शन स्टडी करने के बाद में आपको ऐसा तो नहीं है कि जस्ट फिजिकल फैक्टर और प्लांट्स एनिमल ऐसे ही, लेकिन जब हम बायोलॉजी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हमें यहाँ पे प्लांट्स भी डिस्कस करना है इन डिटेल, उसके बाद में हमें एनिमल्स भी डिस्कस करने हैं इन डिटेल। ओके, उसके बाद में हमें माइक्रोब्स की भी स्टडी करनी है। ये सारे स्टडी आपको आते हैं 11th एंड 12th में। ओके, नाउ यहाँ पे हमने ये चीज डिस्कस की है कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हो। सो इट इज कॉल्ड एज इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। ओके, सो दैट इज वी कॉल्ड एज एनवायरमेंट और दैट इज वी कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल एनवायरमेंट। ओके, नाउ अब जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, राइट ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं
तो आप लोगों को पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कंस्ट्रक्शन है वो किसके बेसिस पे है? इट इज मेड अप ऑफ, किससे बनता है? सेल। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे, प्लांट्स रहे, एनिमल्स रहे या फिर माइक्रोब्स रहे, प्लांट्स रहे, एनिमल्स रहे या फिर माइक्रोब्स रहे, ओके, इन सब का क्या होगा? स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें डिस्कस करनी पड़ेगी सेल। सबसे पहले हमें डिस्कस करनी पड़ेगी सेल, क्योंकि सेल इज अ ब्रिस ऑफ अ बॉडी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ब्रिस, जिसे हम ईंट बोलते हैं, घर बनाने के लिए जो ईंट का यूज करते हैं, वो ईंट जैसे घर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, वैसे ही सेल हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सेल हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सेल से ही बनता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। तो हमें आपको इस 11th या 12th में दोनों भी क्लासेस में सेल का बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी है, तो आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए कि सेल एक्चुअली क्या फंक्शन करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल। ओके, तो ये चीजें वहां पे काम आने वाली है आपको। तो सेल अगर हम ड्रॉ करें तो एक सेल के अंदर क्या हो सकता है? कंसीडर करो दिस इज द न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, वहां पे वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, उसके बाद में यहाँ पे अदर जो है सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहेंगे, ओके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ओके, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ओके, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गए, एंड ये हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ओके, क्या क्या प्रेजेंट है? अगर हम किसी सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सेल में क्या प्रेजेंट होगा? एक तो हमारी एक सिंगल, हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है, ओके, उन ट्रिलियंस ऑफ सेल के डिफरेंट टाइप्स है जो आपने आई थिंक 10th में डिस्कस किए होंगे, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं था, लेकिन उनके नाम थे सेल्स के, ओके। तो यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर में जस्ट आपको एक ओरल आइडिया दे रही हूँ कि सेल में क्या प्रेजेंट रहता है। सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, इसका डिटेल हम जब 11th के चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कि प्लांट्स है, एनिमल्स है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसका बेसिक स्टार्ट होता है सेल से, कि सेल से उसकी बॉडी बननी स्टार्ट हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पे क्या है? सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के बाद में यहाँ पे बाजू में जो मटेरियल प्रेजेंट है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? सेल में एक लार्ज वैक्यूल, एक स्पेस, खाली स्पेस जिसे बोलेंगे हम, वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा इसमें सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। विच आर द सेल ऑर्गेनेल्स? फॉर एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स एक्सेट्रा, ओके। तो ये सारे के सारे क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है जो सेल में प्रेजेंट रहेंगे और हर एक का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ये हमारे बॉडी में कोई भी ऐसा पार्ट्स नहीं है या फिर कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो जिसका यूज नहीं है, ओके। जो भी हमें एनवायरनमेंट ने बनाया है, जैसे भी हमें बनाया है, तो हर एक बॉडी में जितने भी पार्ट्स, जितने भी सेल्स और जितने भी ऑर्गन्स दिए, हर एक ऑर्गन का एक पर्टिकुलर फंक्शन है। फंक्शनलेस कोई भी सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, ओके। तो हर एक का एक फंक्शन कैरी आउट होगा। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं इनसाइड द सेल। अब एक बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखना कि हम साइटोप्लाज्म किसे बोल रहे हैं? व्हाट इज साइटोप्लाज्म? जो लिक्विड प्रेजेंट रहेगा, जो लिक्विड प्रेजेंट रहेगा इनसाइड दी सेल, सेल में जो लिक्विड प्रेजेंट रहेगा उसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अब एक दूसरा वर्ड आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है, ये जो छोटा न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, उस न्यूक्लियस में भी एक मटेरियल प्रेजेंट है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। अब बाहर जो प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म और उसके अलावा न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो उसमें जो मटेरियल कंबाइंड प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म
उसे हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, या फिर साइटोप्लाज्म। ध्यान में रखा, ये मैं डिटेल आपको बाद में बताऊंगी, आप पहले समझ लो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनती है। सेल का मतलब क्या? अगर आप एक सिंगल सेल को लो तो उस सेल में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। अलॉन्ग विद दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, उसके आजू बाजू में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अलॉन्ग विद दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल उस सेल में प्रेजेंट रहेंगे। ओके, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि साइटोप्लाज्म किसे बोलना है हमें और प्रोटोप्लाज्म किसे बोलना है। तो ये बहुत बार ऐसी चीजें होती है कि इन दो चीजों में बेसिक डिफरेंस ही हमको पता नहीं रहता। तो पहले ध्यान में रख लो कि साइटोप्लाज्म किसे बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस के बाजू में जितना भी सेल में मटेरियल है, लिक्विड प्रेजेंट है, सेमी सॉलिड फॉर्म में या जेली फॉर्म में वो प्रेजेंट रहता है, उसे हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म हम किसे बोलेंगे कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर कुछ मटेरियल प्रेजेंट रहता है, फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म और इसके अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म मिला के जो फ्लूइड बनता है उसे बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो ये हो गया अबाउट दी सेल की सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है और सेल कैसे फंक्शन करता है। नाउ अभी हमने डिस्कस कर लिया कि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, कौन से सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। ओके, नाउ अब हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन बनते हैं। अब ये हो गया सेल। ओके, जब ये सेल कंबाइन होंगे सेल के साथ में, सेल कंबाइन एंड कंबाइन फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, क्या बना यहाँ पे? टिश्यू बना। जब सेल कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ पे, वहां से बनते हैं बॉडी में टिश्यूज। जब ये टिश्यू कंबाइन होंगे टिश्यू के साथ में, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। क्या बनेंगे हमारे बॉडी के? ऑर्गन्स बनेंगे। प्लांट्स में भी सेम है, प्लांट्स के जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग और हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर है वो अलग। ओके, तो ध्यान में रखना कि सेल अगर सेल के साथ कंबाइन हो गया तो उसे हम टिश्यू बोलेंगे। टिश्यू अगर टिश्यू के साथ कंबाइन हो गया देन इसे हम ऑर्गन बोलेंगे। जब ऑर्गन कंबाइन होता है ऑर्गन के साथ में तब उसे हम ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। और इस ऑर्गन सिस्टम को हम बोलते हैं बॉडी। उस ऑर्गन सिस्टम को हम बोलते हैं बॉडी। ध्यान में रखना, सेल कंबाइन एंड सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। जब सेल कंबाइन होते हैं तो बनते हैं उससे टिश्यू। जब टिश्यू कंबाइन होंगे टिश्यू के साथ में देन वहां पे बनेंगे ऑर्गन। जब ऑर्गन कंबाइन होंगे ऑर्गन के साथ में तो वहां पे बनेंगे ऑर्गन सिस्टम। और ये पूरे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स कंबाइन होंगे, ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होंगे, एक बनेगी बॉडी। ओके, तो ये सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई है? सेल से बनना स्टार्ट। राइट, अगर सेल ही नहीं रहेगा बॉडी में तो कहाँ से बॉडी बनेगी? सेल ही नहीं रहेगा तो कहाँ से ऑर्गन सिस्टम बनेगा? तो हमारी बॉडी बनने के लिए, प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो या फिर माइक्रोब्स की हो, हर एक के बॉडी का स्ट्रक्चर बनने के लिए सबसे पहला एलिमेंट होता है कि वहां पे सेल से बनता है बॉडी स्ट्रक्चर। ओके, अब देखो कि सेल कंबाइन विद सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू ऐसे बोला है हमने। अब सारे के सारे टिश्यू का सेल होंगे क्या? देयर इज वन स्टेटमेंट इज कि सेल, ऑल सेल्स आर टिश्यू। लेकिन हम टिश्यू के बारे में क्या डेफिनेशन है कि पर्टिकुलर टिश्यूज विच हैविंग अ पर्टिकुलर सेल विच हैविंग अ सेम फंक्शन एंड सेम एम्ब्रियोनिल ओरिजिन। क्या बोला है मैंने कि टिश्यू को क्या बोला है? व्हाट इज टिश्यू? दोज सेल विच हैविंग सेम फंक्शन प्लस क्या? सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या बोला है? देखो, टिश्यू की डेफिनेशन बोल रही हूं मैं आप लोगों को कि टिश्यू किसे बोला जाता है कि दोज सेल, सबके सब सेल, दोज सेल विच हैविंग सेम फंक्शन। अब ट्रिलियंस ऑफ सेल बॉडी में प्रेजेंट है, अगर ट्रिलियंस ऑफ सेल बॉडी में प्रेजेंट है तो सबके सब सेल सिमिलर होंगे क्या? ऑब्वियसली नॉट। ओके, तो जितने भी टिश्यूज है हम टिश्यू किसे बोल रहे हैं? उन सेल को बोल रहे हैं कि जो सेल, जिन सेल का फंक्शन सेम है और जिनका सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है।
मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सरनेम अविनाशी है, ओके, तो इसमें कितने सारे ऐसे हमारे इंडिया में होंगे कि जिनके सरनेम अविनाशी है, तो सारे के सारे मेरे रिलेटिव्स हुए क्या? ऑब्वियसली नॉट। सबके सब मेरे रिलेटिव हुए क्या? नहीं। मेरे रिलेटिव कौन होंगे? जो हमारे खानदान में जो आते हैं अविनाशी, जितने भी मेरे ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, कजिन्स है, या फिर ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, उनके जो आते हैं वो हो गए एक फैमिली। ओके, तो ये हो गया, मतलब उसका मतलब क्या? ये पर्टिकुलर फंक्शन, जिनका फंक्शन सेम है और जिनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम है, उन सेल से जो बनते हैं उसे बोला जाता है टिश्यू। उसे क्या बोला जाता है? टिश्यू। ओके, तो टिश्यू की डेफिनेशन ध्यान में रखना कि दैट हैविंग द सेम फंक्शन एंड देन सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, उन्हें ही हम टिश्यू बोलेंगे। सारे के सारे सेल को टिश्यू नहीं बोला जा सकता। ओके, अब ध्यान में रखना कि ये सेल जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो प्लांट्स के सेल अलग हुए और एनिमल्स के सेल अलग हुए। ओके, प्लांट्स में जो सेल है वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट्स में जो सेल रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैरेन्काइमा, देन क्लोरेन्काइमा, देन स्क्लेरेन्काइमा, देन एरेन्काइमा। ओके, ये ऐसे जो सेल है ये प्रेजेंट रहेंगे प्लांट्स में। दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में प्रेजेंट रहेंगे। ये सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहेगी क्या? नहीं। इनके सेल, प्लांट्स के सेल और एनिमल्स के सेल अलग रहते हैं। ओके, तो मैं ये जो बात बता रही हूँ आप लोगों को, ये रिलेटेड टू अ प्लांट से, प्लांट से रिलेटेड बोल रही हूँ कि पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा, ऑल दीज आर द परमानेंट सेल। ये कौन से सेल है? परमानेंट सेल बोला जाता है इन्हें। परमानेंट सेल मतलब दीज आर यूज टू जस्ट इंक्रीज द ग्रोथ। और ये सारे के सारे जो सेल है ये क्या करेंगे? ग्रोथ कैरी आउट करेंगे। ग्रोथ कैरी आउट करेंगे मतलब ग्रोथ कैरी आउट, दो प्लांट सेल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, या फिर दो टाइप के टिश्यूज में उनको डिवाइड किया है। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? अगर कंसिडर करो आप किसी प्लांट्स की ग्रोथ आपको करनी है, दिस इज द प्लांट, यहाँ पे हो गए लीव्स, लीव, स्टेम, यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन, फ्लावर फॉर्मेशन जो भी है, एक्सिलरी बर्ड, और यहाँ पे रूट्स। ऐसे प्लांट्स का स्ट्रक्चर डिवाइड होता है। कंसीडर करो अगर दिस इज द पोर्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, मोस्ट ऑफ द टाइम अपाइकल पोर्शन में मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट रहते हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है इनका फंक्शन क्या रहता है? इट हैविंग कैपेसिटी टू सेल डिवीजन, इट हैविंग कैपेसिटी टू सेल डिवीजन, सेल डिवाइड करने की कैपेसिटी इनमें रहती है। अगर सेल डिवीजन की प्रोसेस है, ये कॉमन प्रोसेस है, ये ह्यूमन बीइंग में भी प्रेजेंट रहेगी और प्लांट्स में भी प्रेजेंट है। हम प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा, दीज आर द परमानेंट सेल। अब मैंने बोल तो दिया है कि परमानेंट सेल है, इसके अलावा दूसरे भी टाइप के टिश्यूज यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे बोल रहे हैं हम? कि अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो उन मेरिस्टेमेटिक, जिन पोर्शन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं वहां पे सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, एंड सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्टेम और रूट। रूट की स्टेम की लेंथ बढ़ाने के लिए, इलोंगेट करने के लिए सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट रहता है। अगर सेल डिवीजन नहीं रहेगा, सिर्फ परमानेंट सेल रहेंगे, तो परमानेंट सेल क्या करेंगे? उनकी सिर्फ डायामीटर बढ़ाएंगे, उनकी सिर्फ ऐसी ग्रोथ करेंगे, ऐसी नहीं। अगर किसी प्लांट को ग्रो होना है तो ऊपर से भी ग्रो होना चाहिए, राइट ना? सिर्फ उनकी डायामीटर बढ़ के, स्टेम की डायामीटर बढ़ना फायदे में है क्या? अगर कोई इंसान का आप एग्जाम्पल ले लो, कोई इंसान अगर बढ़ रहा है, छोटा बच्चा रहता है, उस छोटे बच्चे में
जितनी भी डिविजन होते हैं, सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, उससे क्या होगा कि उनके बॉडी में ग्रोथ होगी, उनके बॉडी में ग्रोथ होगी, तो छोटे से लेके बड़े बढ़ेंगे। लेकिन उनमें अगर सिर्फ क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई, वर्टिकल ग्रोथ हुई नहीं, तो क्या होगा, सिर्फ मोटा होता जाएगा, राइट ना। वो सिर्फ मोटा होगा, मतलब उसकी डायमीटर बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी, उसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। तो लेंथ बढ़ाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं दैट आर द मेरिस्टेमेटिक सेल, और जो बॉडी की ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ मतलब जिनकी डायमीटर बढ़ाते हैं, वो डायमीटर बढ़ाने के लिए जो रहते हैं परमानेंट टिश्यू। लेकिन परमानेंट टिश्यू डोंट हैव अ कैपेसिटी टू सेल डिवाइड। सेल डिवाइड करने की कैपेसिटी परमानेंट सेल में या परमानेंट टिश्यूज में नहीं रहती है। परमानेंट सेल है, परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन की प्रोसेस की कैपेसिटी नहीं रहती है, इसलिए वो सिर्फ डायमीटर बढ़ाते हैं, लेंथ को नहीं। तो ये दो बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है कि मेरिस्टेमेटिक सेल, दोज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, जो क्या करेंगे, प्लांट की ग्रोथ, लेंथ इंक्रीज करेंगे। लेकिन परमानेंट टिश्यूज डोंट हैव अ कैपेसिटी टू सेल डिवाइड, सेल को डिवाइड करने की कैपेसिटी परमानेंट टिश्यूज में नहीं रहती है। तो वो सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ उसकी डायमीटर बढ़ाएंगे, उनकी लेंथ को नहीं। ओके, सो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। अब कंसिडर करो कि आपको किसी गार्डन में का एक प्लांट अगर पसंद आ गया, ओके, तो आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, वहां पे जाके चुपके से उसके पोर्शन कट करोगे और लेके आओगे। पोर्शन कट करोगे मतलब उसके स्टेम को कट करोगे, उसकी ब्रांच को कट करोगे और घर पे लेके आओगे और लगाओगे। ओके, अब ये ब्रांच लगेगी कब, ये ब्रांच कब लगेगी, जब उस ब्रांच में मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट रहेंगे। मतलब वहां पे अगर अपाइकल पोर्शन प्रेजेंट नहीं रहेगा, अगर वहां पे अपाइकल पोर्शन नहीं प्रेजेंट रहेगा तो वहां पे ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी। तो अगर आप कोई भी ब्रांच को वहां से कट करके लाते हो तो उसका टिप, अपाइकल पोर्शन वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यही वो पोर्शन है जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट है, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करेंगे, प्लांट को बढ़ाएंगे, लेंथ को बढ़ाएंगे। ओके, तो ये पोर्शन हमारा होना जरूरी है। तो ये पोर्शन required है because the presence of meristematic cell, and so these cells are formed after the maturity of meristematic cell। ये meristematic cell क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, फिर वो मैच्योर्ड होने के बाद में उनका कन्वर्शन परमानेंट टिश्यूज में होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का कन्वर्शन कहाँ पे होगा, परमानेंट टिश्यूज में होगा। ओके, तो दीज आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट रहेंगे। अब प्लांट और एनिमल में कुछ बेसिक डिफरेंस है या नहीं है या नहीं है, प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ बेसिक डिफरेंस है या नहीं, ऑब्वियसली है। प्लांट्स में जो रहती है वो सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, और एनिमल्स जो में रहती है वो सेल वॉल अब्सेंट रहती है। तो इसकी वजह से प्लांट्स में जो सेल है वो अलग रहेंगे और एनिमल में जो सेल है वो अलग रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा अबाउट दी